This is one of the most commonly used composition technique in any piece of visual medium, either be it movies, shows, anime or games. यस इवन गेम्स। देखो इस कॉम्पोजिशन टेक्निक में हम लोग फ्रेम को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसकी वजह से 4 लाइंस बनती है, 2 वर्टिकल एंड 2 हॉरिजॉन्टल, एंड ये चारों लाइंस इन चारों पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट करती है। अब ह्यूमन माइंड का अटेंशन नेचुरली इन चारों इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे ऑटोमेटिकली जाता है। दिस इज जस्ट ह्यूमन साइकोलॉजी कि अगर तुम किसी भी फ्रेम को देखोगे तो इन 4 पॉइंट्स पे तुम्हारा अटेंशन ऑटोमेटिकली जाएगा ही जाएगा। तो तुम्हें अपने शॉट में अपने सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट या फिर अपने कैरेक्टर को इन चारों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट पे प्लेस कर सकते हो एंड इट विल ऑटोमेटिकली लुक गुड। लाइक अगर तुम मेरे पिछले पार्ट वाले सीक्वेंस को देखोगे तो उसमें भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे कैरेक्टर की प्लेसमेंट इन चारों पॉइंट्स पे ही थी। बट अब सिर्फ इतना ही नहीं, तुम ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इन पे भी अपने कैरेक्टर को प्लेस कर सकते हो इंस्टेड ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट। लाइक मैंने तुम्हें जो गॉडफादर वाले सीन का एग्जांपल दिया था, अगर तुम उसमें एक बार फिर से ध्यान दोगे तो तुम नोटिस करोगे डॉन कॉर्लियोने को लेफ्ट वर्टिकल लाइन पे प्लेस किया है, while उनकी आईज अराउंड टॉप लेफ्ट इंटरसेक्शन पॉइंट पे प्लेस्ड है, एंड द अदर कैरेक्टर राइट वर्टिकल लाइन पे प्लेस्ड है एंड उनकी आईज टॉप राइट इंटरसेक्शन पे प्लेस्ड है। एंड सिमिलरली तुम अपने हॉरिजॉन्टल लाइंस को भी यूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल अपने होराइजन को प्लेस करने के लिए ऊपर वाली लाइन पे होराइजन मतलब कि स्काई ज्यादा दिखेगा एंड लैंड कम, गिविंग यू एन इमोशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन। एंड अगर तुम इसका उल्टा करते हो और होराइजन को नीचे वाली लाइन पे प्लेस करते हो तो स्काई ज्यादा दिखेगा एंड लैंड कम, giving you an emotion of limitless. Now you can also place your subject in the exact center of these 2 vertical lines, जो कि तुम्हारे कैरेक्टर या फिर सब्जेक्ट को एक सेंस ऑफ अथॉरिटी देगा, जैसे कि मैं भी इस समय इस शॉट में यूज कर रहा हूँ, ताकि तुम लोगों को एज ऑडियंस ये फील हो कि मैं इस समय जो भी बोल रहा हूँ वो विद अथॉरिटी एंड सही बोल रहा हूँ। बट अगर तुम मेरे फिर से वही पार्ट 1 वाले सीक्वेंस को देखोगे तो तुम उसमें नोटिस करोगे कि यहाँ मैंने कैरेक्टर को राइट साइड पे प्लेस किया है, लीविंग द लेफ्ट साइड एम्प्टी। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है सिमेट्री एंड बैलेंस का। सिमेट्री सिंपली मींस कि तुमने अपने फ्रेम के दोनों साइड को सिमेट्रिकली डिवाइड कर रखा है, like in most of the Wes Anderson movies. For example, these shots from the Grand Budapest Hotel, सिमेट्री से एक यूनिक यूजुअल इंटरेस्ट क्रिएट होता है जो ऑडियंस को काफी अपीलिंग फील होता है। एंड ऑब्वियसली सिमेट्री वाला डिसीजन भी फिल्म मेकर्स के हाथ में ही होता है, वो जो चाहे कर सकते हैं बट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। एंड नाउ फॉर बैलेंस, सी दिस शॉट, काफी सिमेट्रिकल शॉट राइट, बट ध्यान से देखो बिकॉज इट्स सिमेट्रिकल, फ्रेम्स के दोनों साइड एग्जैक्टली बैलेंस्ड है। बट नाउ सी दिस शॉट फ्रॉम गेम ऑफ थ्रोन्स, इसमें कैसे ड्रैगन और इस कैरेक्टर की साइज की वजह से ये शॉट काफी इम्बैलेंस फील हो रहा है, जो कि यहाँ पे पावर हायरार्की को डिपिक्ट कर रहा है, दैट द ड्रैगन इज द वन विद द मोस्ट पावर हियर। तो तुम्हें अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि मैंने अपने उस शॉट की प्लेसमेंट इम्बैलेंस वे में क्यों की थी, बट पूरी तरह से समझने के लिए तुम्हें थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। देखो जब भी तुम किसी सर्टेन कैरेक्टर को फ्रेम में दिखाते हो ना, तो उस कैरेक्टर को एक सर्टेन हेडरूम एंड लुकिंग रूम तुम्हें देना पड़ता है, ताकि ऑडियंसेस को उस कैरेक्टर की प्रेजेंस स्क्रीन पे कंफर्टेबल फील हो। हेड स्पेस मतलब कैरेक्टर के हेड के ऊपर की खाली जगह, एंड लुकिंग स्पेस मतलब कैरेक्टर तुम्हारा जहाँ भी देख रहा है उसके सामने की खाली जगह। अब अगर तुम अपने कैरेक्टर को जरूरत से ज्यादा हेड स्पेस और लुकिंग स्पेस प्रोवाइड कर दोगे तो ऑडियंसेस को कैरेक्टर काफी लोनली फील होगा, एंड अगर तुम कैरेक्टर को काफी कम हेड स्पेस और लुकिंग स्पेस देते हो तो वो कैरेक्टर ऑडियंसेस को काफी ट्रैप्ड एंड क्लोस्ट्रोफोबिक फील होगा। अब देयर आर फ्यू मोर थिंग्स टू अंडरस्टैंड अबाउट रूल ऑफ थर्ड्स। 2 शॉट जहाँ 2 मेन सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट 2 पैरेलल लाइंस या फिर 2 पैरेलल इंटरसेक्शन पे होते हैं। सिमिलरली 3 शॉट एंड 4 शॉट भी एग्जिस्ट करते हैं। देन डायगोनल शॉट जहाँ सब्जेक्ट डायगोनली अपोजिट इंटरसेक्शन पे प्लेस किए गए हों। देन एट लास्ट देयर इज गोल्डन रेशियो जहाँ पर सब्जेक्ट को कुछ इस तरह स्पाइरल आर्किटेक्चर के अराउंड प्लेस किया जाता है। अब ये सारे कॉम्पोजिशन टेक्निक्स काफी डिटेल में जाते हैं, तो इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। लीडिंग लाइंस तुम्हारी फ्रेम में प्रेजेंट ऐसी लाइंस है जो तुम्हारी ऑडियंसेस के आईज को तुम्हारे सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट या फिर तुम्हारे कैरेक्टर्स की तरफ लीड करती हैं। लाइक अगर तुम मेरे सीक्वेंस में इस शॉट को देखोगे तो इसमें मेरे सीलिंग पे प्रेजेंट ये लाइंस इवेंचुअली मेरे कैरेक्टर की ओर लीड करती है, एंड ऑटोमेटिकली ऑडियंस का अटेंशन कैरेक्टर के इमोशंस पे ले आती है। अब इसके कुछ क्लासिक एग्जांपल्स भी हैं, जैसे द शाइनिंग का ये हॉलवे सीन जहाँ कॉरिडोर एज अ लीडिंग लाइन सर्व करते हैं मिस्टीरियस कैरेक्टर के ऊपर अटेंशन लाने के लिए rather than this child in the front. And if you notice, this is also an example of over the shoulder shot, क्योंकि यहाँ पे हमें इस चाइल्ड का पर्सपेक्टिव देखने को मिल रहा है। Then स्पेस ओडिसी से एक क्लासिक सीन जहाँ पे स्पेसक्राफ्ट की लाइंस ऑटोमेटिकली ऑडियंस के आईज को कैरेक्टर की तरफ डायरेक्ट करती हैं। बट वन ऑफ माय फेवरेट इज दिस शॉट फ्रॉम द मूवी नाइफ्स आउट, जिसमें नाइफ से जो भी स्ट्रक्चर बना है वो सारी कलेक्टिवली एज अ लीडिंग लाइन सर्व करती है टू गाइड ऑडियंसेस आईज टू आवर मेन कैरेक्टर बेनॉइट ब्लैंक। एंड इफ यू नोटिस तो क्लियरली ये एक फ्रेम विद इन फ्रेम का भी एग्जांपल है।
अब दिस इज वेरी यूनिक बट ऑल्सो वेरी सिंपल वन। सी इन दिस शॉट तुम बस सिंपली अपने कैमरा एंगल को थोड़ा सा एक साइड की ओर टिल्ट कर देते हो, विच कैन गिव द फीलिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन, अनइजीनेस टू द ऑडियंसेस। लाइक थॉर मूवी के फर्स्ट पार्ट में काफी बार इस शॉट को यूज किया गया है। जब भी कैरेक्टर की सिचुएशन बिगड़ने लगती है या कैरेक्टर टेंस या अनइजी फील करता है, तब फिल्म मेकर डच एंगल पे स्विच कर जाते हैं इस मूवी में। सिमिलरली क्योंकि मेरा भी कैरेक्टर यहाँ पे टेंस है चोर की इन्फॉर्मेशन की वजह से, इसलिए मैंने यहाँ पे डच एंगल का यूज किया है इसे डिपिक्ट करने के लिए। अब इतने सारे रूल्स को समझ लिया तो उनको तोड़ना भी जरूरी है। देखो अब तुम्हें क्योंकि सारे कॉम्पोजिशन रूल्स और टेक्निक्स पता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा रूल्स को ही फॉलो करके चलोगे। रूल्स के बंधन में रह के तुम आखिर कितना ही क्रिएटिव बन पाओगे। फॉर बीइंग क्रिएटिव अक्सर आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है, फिर चाहे उसके लिए रूल्स को तोड़ना ही क्यों ना पड़े। फिल्म मेकर्स भी अपनी फिल्म में अक्सर ऐसे रूल्स को तोड़ते जोड़ते रहते हैं, बट ओनली टू सर्व अ स्पेसिफिक पर्पस। और ये तुम्हें मोस्टली हर एक मूवी में देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा एक एनिमे का। यस एनिमे। इस शॉट को देखो, दिस इज फ्रॉम द डीमन स्लेयर एनिमे। इसमें तुम देख सकते हो कि ये हेडरूम एंड लुकिंग रूम का कॉन्सेप्ट तो क्लियरली ब्रेक कर रहा है, बट एक पर्पस के लिए। क्योंकि इस मेन कैरेक्टर तांजीरो का कोई बहुत ही क्लोजेस्ट अभी मर गया है, इसलिए उसको इस तरह फ्रेम में एक्सट्रीम राइट साइड में रखा है, जहाँ उसके सामने बिल्कुल भी लुकिंग रूम नहीं है, जो डिपिक्ट करता है कि यहाँ कैरेक्टर काफी नेगेटिव इमोशंस के थ्रू गुजर रहा है। एंड ऑल्सो कैरेक्टर का हेडरूम देखो, कुछ ज्यादा ही है, डिपिक्टिंग कि नाउ द कैरेक्टर फील्स अलोन एंड एम्प्टी, क्योंकि उसका करीबी अब चला गया है। एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ बैलेंस अगर तुम देखो कि फ्रेम का लेफ्ट साइड पूरा खाली है, while राइट साइड में सिर्फ अकेला हमारा कैरेक्टर बैठा है, जिससे काफी इम्बैलेंस बन रहा है फ्रेम में। therefore depicting the emptiness of the character and heavy feelings जो तांजीरो एक्सपीरियंस कर रहा है। ऑल्सो अब अगर तुम यहाँ रूल्स ऑफ थर्ड्स अप्लाई करो तो क्लियरली मेन कैरेक्टर किसी भी लाइन या इंटरसेक्शन पर प्लेस नहीं है, बल्कि वो एकदम बॉटम राइट कॉर्नर में प्लेस्ड है, अगेन टू कन्वे द दुख ऑफ द कैरेक्टर। एंड लास्टली अगर तुम ध्यान से देखो तो दिस शॉट ऑल्सो हैज अ लीडिंग लाइन गाइडिंग अस टुवर्ड्स द कैरेक्टर। तो देखा तुमने एक ही शॉट में कितने सारे रूल्स ब्रेक हुए जस्ट टू सर्व अ स्पेसिफिक पर्पस। एंड नाउ कमिंग बैक टू मेरे वाले शॉट पे, मैंने भी कुछ सिमिलर पर्पस के लिए कैरेक्टर को राइट साइड वाली वर्टिकल लाइन पे प्लेस किया, जस्ट टू डिपिक्ट कि अब कैरेक्टर चोर के बारे में सुन के डरा हुआ है। एंड ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल है जहाँ पे फिल्म मेकर्स रूल्स को ब्रेक करते हैं, जैसे कि डार्क नाइट का फेमस इंटेरोगेशन वाला सीन, मिस्टर रोबोट में लीडिंग लाइंस, सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट स्पेसिफिकली इस ब्रेकिंग द रूल वाले के बारे में ना फिर कभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। Until then remember, रूल्स को तोड़ने के लिए फर्स्ट यू मस्ट क्लियरली अंडरस्टैंड द रूल्स। एंड आई क्लियरली नो कि तुम में से कितने ही लोग किसी भी चीज पर साइन अप करते हुए उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते हो।